Good morning, students. Today we are going to start chapter 10 Colonialism and Rural and Tribal Society. You have already read in the previous chapter that establishment of East India Company's rule in India was a long journey full of confrontations, struggles, battles, wars and diplomatic moves. The English came as traders and became our masters. कहते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में देखा है, पढ़ चुके हैं हम उसमें प्रीवियस चैप्टर्स में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो रूल हमारी यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ वो एक लॉन्ग जर्नी था और उसमें बहुत सारे उनके स्ट्रगल्स, बैटल्स, वॉर्स, उनके डिप्लोमेटिक मूव्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। इसके अलावा इंग्लिश जो है वो यहाँ पर एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे, लेकिन बाद में वो हमारे मास्टर बन गए, मालिक बन गए। धीरे धीरे कहते हैं उन्होंने पहले साउथ से स्टार्ट किया, साउथ को उन्होंने कॉन्कर किया, उसके बाद फिर वो ईस्ट में गए और देन फिर वो नॉर्थ की तरफ उन्होंने मूव किया और उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं कि वो पूरे इंडिया के ऊपर एक सुप्रीम पावर के रूप में उभर कर सामने आ गए। There was hardly any aspects of Indian economy which was not affected by the British. Unlike the earlier rulers and invaders, the English totally shattered the traditional self-sufficient rural economy. कहते कि जितने भी ये उसमें ब्रिटिशर्स आए, कहते हैं कोई भी हमारी इकोनॉमी का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं बचा जिसको कि ब्रिटिश ने अफेक्ट ना किया हो। कहते जैसे कि हमारे पहले रूलर्स, इन्वेडर्स आए, उसी तरह से इंग्लिश जो आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भी हमारी पूरे उसको जो है वो ट्रेडिशनल जो सेल्फ सफिशिएंट और इकॉनमी है उसको शटर कर दिया, उसको हिला कर रख दिया। और उनका जो मैक्सिमम एम था वो क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। वो हमारा आर्थिक शोषण करना चाहते थे और जिससे कि हमारा कहते हैं कि पूरी जो हमारी पीजेंट्री जो थी वो रियूंड हो गई, ख़त्म हो गई। उन्होंने ट्राइबल्स को अपरूट कर दिया और उन्होंने सारा हमारा ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। अब उन्होंने जो अपनी कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी बनाई और उसका क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिफोर द एडवेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द रूरल लाइफ इन इंडिया वॉज सिंपल एंड सेल्फ सफिशिएंट। कहते जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में नहीं आई थी उससे पहले इंडिया में जो उनका जो हमारे रूरल लाइफ, जो विलेज की लाइफ थी, बहुत सिंपल और वो सेल्फ सफिशिएंट थे, अपनी आत्मनिर्भर बने हुए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आकर बहुत से चेंजेस कर दिए, किसमें? हमारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, इवन की एडमिनिस्ट्रेशन में। कहते हैं कि टू गार्ड देयर ऑन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें सब में वो चेंजेस करते चले गए। और इस वजह से कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहता है उसने ऐसे ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट किया जिससे कि वो मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू इंडियन उससे कलेक्ट कर सके, उनको जो है वो जीत सके और उनको अपने कंट्रोल में ले सके। जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड होता चला गया तो उनका जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू था वो भी बढ़ता चला गया और इस वजह से कहता है कि अब उनका जो लैंड रेवेन्यू था दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी, वो सबसे बड़ा उनका इनकम का साधन बन गया। और जैसे जैसे कहता है कि लैंड रेवेन्यू उन्होंने सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया और उनका जो वो इंडियन फार्मर्स का इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बढ़ता चला गया। उन्होंने 3 हमारे जो है वहाँ पर इंडियन लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के सेटलमेंट स्टार्ट किए, जमींदारी सिस्टम, रेयतवारी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम। ये तीनों को हम 1 बाय 1 एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाता है? जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम भी बोलते हैं। तो जमींदारी सिस्टम वॉज मेड ए हेरिडिटरी राइट ऑफ जमींदार्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट और द जमींदारी बंदोबस्त इन 1793। कहते हैं 1793 में इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया बंगाल में। और कहते हैं कि ये उनका जो है वो कहता है हेरिडिटरी राइट। हेरिडिटरी मीन्स वंशानुगत, कि अगर एक फादर उनका वो कर रहा है, जमींदार है, तो आगे उनके जो बेटे होंगे वो भी उनके क्या बनेंगे, वो उसी में जाएंगे, जमींदारी सिस्टम में ही जाएंगे। तो कहते हैं इस वजह से 1793 में इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया और इसमें जो है दे वर मेड द ऑनर ऑफ द लैंड एंड वर फोर्स टू पे 89% ऑफ द टोटल रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और देयर ऑन शेयर वॉज 11%। तो अब उनको क्या कहा गया कि उनका जो है वो लैंड के वो ऑनर हैं और उनका जो शेयर है वो 11% है और 89% टोटल जो रेवेन्यू है उसका वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। इस सिस्टम ने कहते हैं एक नई क्लास का जो है वो उदय हुआ, अब जिसको कि हम कहते हैं नई क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जिसमें कि राजा होते थे, तलुकदार्स होते थे, जो अपने आप को क्या कहलवाते थे? जमींदार्स कहलाते थे। और उनके पास पावर होती थी कि वो किसी भी कल्टीवेटर को जो है वो उसकी लैंड से निकाल सकते थे और किस
उस पर कि ताकि क्योंकि उसने वो है लैंड रेवेन्यू, अगर वो नहीं दे पाता था तो उसको जो है वो उसकी लैंड से बेदखल भी कर देते थे। और इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या आया कि अब बहुत से ऐसे बेचारे जो किसान लोग थे जो कि अपना टैक्स नहीं दे पाते थे और उनको कंपेल किया जाता था कि वो जो है वो उनके गवर्नमेंट से या उनसे लोन लेकर वो अपने टैक्स को पे करें। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनकी जो है वो लैंड है उसको जो है वो खुद ले लिया करते थे। और ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम बेनिफिट वेंट टू द जमींदार। और ऐसा करने से कहता है कि मनी लेंडर्स के पास जो है, कहता है कि जमींदार के पास जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होने लगा। लेकिन इसका इफेक्ट ब्रिटिशर्स को नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो एक जो क्लेम दिया हुआ था कि उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, तो उनका जो 89% फिक्स था। लेकिन जमींदार उनसे जो है वो ज़्यादा वो ले लेते थे। और इस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि ये सिस्टम जो है अब आगे जितनी भी न्यूली वो स्टेट को कॉन्कर करेंगे, जीतेंगे, वहाँ इस सिस्टम को वो लागू नहीं करेंगे। देन आता है सेकेंड हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम। This system of land revenue was introduced in South India by Thomas Munro in 1820. अब कहते हैं इसको साउथ इंडिया में, वो बंगाल में स्टार्ट किया गया था, इसको साउथ इंडिया में स्टार्ट किया गया और थॉमस मुनरो ने 1820 में इसको स्टार्ट किया। लेटर इट केम इनटू इफेक्ट इन बॉम्बे एरिया आल्सो, बाद में इसको बॉम्बे में भी लागू कर दिया गया। दिस सिस्टम एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रॉयट्स, द कल्टिवेटर्स, और द रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर्स एंड इट वॉज क्वाइट हाई। अब कहते हैं इस सिस्टम ने जो है, कहते हैं कि ब्रिटिश के अंडर और जो हमारे रॉयट्स होते हैं, जो कल्टिवेटर्स होते हैं, जो उस काम पर काम कर रहे होते हैं, उनके बीच में कहते हैं डायरेक्ट जो है वो सेटलमेंट हो गया। और कहते हैं जो रेवेन्यू होता था वो डायरेक्ट जो है वो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ता था कल्टिवेटर को, लेकिन कहते हैं ये बहुत ज़्यादा होता था, इसका जो अमाउंट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है हमारा महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या था? महलवाड़ी सिस्टम वाज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सिस्टम। कहते हैं जस्ट एक देखा जाए तो ये जमींदारी सिस्टम का ही मॉडिफाई, मीन्स उसमें थोड़े से जो वो चेंजेस कर दिया और उसके बाद जो है वो इसको इस सिस्टम को लागू कर दिया गया। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? बाय होल्ट मैकनिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और कब किया? 1822 में। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1822। कहाँ पर? गैंगनेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, इन स्टेट्स में जो है कहते हैं कि वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। In this system, a collective settlement was made with a group of villages called महल। अब कहते इस सिस्टम के अंडर क्या था? एक कलेक्टिव सेटलमेंट किए गए। तो उसमें क्या था कि उसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस जिनको महल कहा जाता था। महल मीन्स कि जिसमें बहुत से ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे। Since the land, the forest and the pasture belonged to the village community, the village were jointly responsible for the payment of land revenue. It was laid on the product of a produce of a mahal. अब कहते हैं कि वो क्या होता था कि जो लैंड होती थी या फॉरेस्ट है या जो पेस्चर लैंड होती थी वो सारी विलेज कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। और जो विलेजेस थे वो कहते हैं कि वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, जितने विलेजेस को मिलाकर एक महल बनता था तो कहते हैं उसके लिए वो जॉइंटली जो रिस्पॉन्सिबल होते थे उसको लैंड रेवेन्यू देने के लिए। और इसमें कहता है कि इट वाज लिव्ड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ ए महल, पूरे विलेज की जितनी वो उसकी प्रोडक्शन होती थी उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाता था। The Mehelwadi system proved to be a curse for a peasants in the form of impoverishment, eviction from land and exploitation at the hands of the moneylenders. The widespread resentment among the farmers of the North India between 1830 to 1840 was one of the cause of the revolt of 1857. अब कहते हैं जो महलवाड़ी सिस्टम था, कहते हैं ये उनके लिए एक अभिशाप सिद्ध हुआ पीजेंट्स के लिए। कहते हैं कि क्यों? क्योंकि वो उनका एक गरीबी का कारण बना। कहते हैं इससे क्या होता था कि उनको लैंड से भी बेदखल कर दिया जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था मनी लैंडर्स के हाथों में। और इस वजह से कहते हैं उनके अंदर जो फार्मर्स थे नॉर्थ इंडिया में 1830 से 1840 के बीच में उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया और ये भी एक कारण बना 1857 के रिवोल्ट का। अब ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब कहते हैं कि कौन कौन से उनको क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कंपेल किया जाता था। कहते हैं कि अगर उनको देखा जाए तो विद स्ट्रॉन्ग फुटहिल्स इन साउथ इंडिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस टू मीट देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। अब वो चाह रहे थे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वो मैक्सिमम टैक्सेस मिल जाए जिससे कि वो अपना मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा है एक्सपेंसिस वो वहाँ से निकाल सके। इसके अलावा वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। तो इस वजह से कहते हैं कि उन्होंने ऐसा
अपने मेथड यूज़ करने शुरू किए, जिससे कि कहते हैं कि और उन गुड्स को प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया जिसकी कि यूरोप में डिमांड होती थी। और अब क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जो है वहाँ से सस्ते दामों पर इंडिया से खरीद कर उसको इंग्लैंड में भेज जाते थे, और उसके बदले में वहाँ पर जो फिनिश गुड्स बनती थी वो महंगे दामों पर इंडिया में लाकर उसको अपना प्रॉफिट कमाकर बेच दिया जाता था। अब इस तरह से जो कंपनी को जो है कंपनी फार्मर्स को फोर्स करती थी कि वो कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पीपर, टी, शुगर केन, ये सारी कैश क्रॉप्स हैं, तो इनको जो है वो वहाँ पर जो है अपने खेतों में लगाए, जिससे कि उनका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसके अलावा उन्होंने सिल्क वॉर्म को भी प्रोड्यूस करने के लिए रॉ सिल्क के जरिए कहते हैं, इस वजह से उनको वहाँ रॉ सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए भी कहा। Britishers wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profit। कहते हैं कि वो ओपियम मीन्स अफीम, कहते हैं कि ये चाइना को वो स्मगल करते थे, इस वजह से वो चाहते थे कि इंडिया में जो है वो मैक्सिमम इसकी जो है वो कल्टीवेशन हो और यहाँ से वो प्रॉफिट कमाए और चाइना को वो भेजें। इसी तरह से इंडिगो, कार्डनील इन हिंदी, ये भी बहुत डिमांड में था टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटेन में। अब पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो इंडिगो प्लांट्स करें ताकि वो ब्लू डाई बना सकें। इसके अलावा जो है वो इसी वजह से कहते हैं उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी मिजरेबल होती चली गई। देन हमारा क्या आ जाता है, द राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट एंड अट्रैक्ट मैनी यूरोपियंस टू सेटअप शुगर प्लांटेशन इन इंडिया। अब कहते हैं कि ये शुगर, ये भी हमारी एक कैश क्रॉप, कहते हैं तो अब बहुत से यूरोपियन जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट हुए कि शुगर प्लांटेशन जो है इंडिया में जो है वो शुगर इंडस्ट्री के लिए। Farmers who produced good for local requirement were now forced to produce thickened sugarcane juice for the sugar factories and sell their produce at a very low price। अब कहते हैं कि जो बेचारे फार्मर्स, जो इंडियन फार्मर्स वो उसको लोकल रिक्वायरमेंट के लिए गुड़ बनाते थे उससे, लेकिन अब उनको जो है वो कहते हैं कि उसका जो है वो शुगर केन का थिकन जूस बनाने के लिए कहा गया, जिसको कि वो शुगर मिल में देकर उसकी जो है वो शुगर प्रोड्यूस कर सके। और इस तरह से कहते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश इंडस्ट्री जो है वो इंडियन इंडस्ट्रीज के कॉस्ट पर फ्लरिश होने लगी। अब ये सारी हमारी जो है वो कैश क्रॉप्स हैं, ओपियम, इंडिगो, कॉटन, टी, पेपर, शुगर केन, ये सारी हमारी जो है वो उसमें आ जाती हैं। देन कंडीशन ऑफ द फार्मर, अगर हम देखेंगे उस समय पर उन फार्मर्स की कंडीशन कैसी थी, कहते हैं कि वो ऑलरेडी नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, उससे वो सफ़र कर रहे थे। उसके ऊपर कहते हैं कि इनका जो हाई टैक्सेस आ गया, उनके ऊपर रीपेमेंट ऑफ लोन आ गया, डेप्ट आ गया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, तो उनकी लाइफ जो थी लाइफ ऑफ मिजरी, पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन, अंदर से वो बहुत ज़्यादा जो है दुखी हुए थे, गरीब अपना लाइफ बिता रहे थे, और जिसकी वजह से कहता है कि बहुत से पीजेंट जो अपना लोन नहीं पे कर पाते थे उनको अपनी लैंड से हाथ धोना पड़ता था, और वो दूसरों के खेतों पर उनको बिना कम वेजेस पर जो है वो काम करना पड़ता था। और इसी वजह से कहता है कि अब उन्होंने धीरे धीरे जो है फार्मर्स ने रिवोल्ट्स बाय द फार्मर्स ने अपने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए। Whenever atrocities, repression and exploitation reach beyond a certain limit, जब अपनी सीमा को वो क्रॉस कर गया उनका एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेशन, तो देयर वाज ए मास आउटबर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट और रिबेलियन। कहते हैं तो इस वजह से किसानों ने जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट किए। देयर वाज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनजस्टिस मेथड आउट ऑफ द फार्मर्स टू वेरियस टाइम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और कहते हैं कि उन्होंने किस किस तरह से इंडियन फार्मर्स को जो है वो एक्सप्लॉयट किया। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो तीनों उन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बनाए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के जरिए स्पेशली रूरल मासेस में, लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इंडेप्टनेस, जो उनके ऊपर इतना लोन और उनका उधार जो बढ़ता चला गया, और उसके बाद इवेक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम लैंड, देन दे टू बिकम ए लैंडलेस लेबरर्स, और कहते हैं जब वो अपनी लैंड को जो है वो अपना लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनको लैंड से बेदखल कर दिया जाता था, जिससे कि वो लैंडलेस लेबरर के रूप में हो जाते थे। और ये सारे कारण कहते हैं मिलकर जो है ये हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, नेक्स्ट चैप्टर में आप इसको रीड करोगे। और इट वॉज ओनली इन 1930 दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसान सभा स्टार्टेड सपोर्टिंग द कॉज ऑफ द पीजेंट्स। कहता है कि ये एक जो सभा स्टार्ट की गई जिसमें कि पीजेंट्स की जो है कहता है उनकी सपोर्ट के लिए।